हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। ये सोशियोलॉजी विषय से रिलेटेड है। पेपर का नाम है भारत में समाज संरचना संगठन एवं परिवर्तन। कल की वीडियो भी हमारी सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कल हमने बात की थी भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण के बारे में, कुछ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। आज हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। यानी आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में परिवर्तन एवं रूपांतरण के प्रमुख उपागमों की व्याख्या कीजिए और भारत में हो रहे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो आज इन दोनों क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में परिवर्तन एवं रूपांतरण के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। उपागम को अंग्रेजी में अप्रोचेस कहते हैं। अप्रोच यानी किसी तक पहुंचने का जरिया, ठीक है। तो अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में उपागम की बात करें तो वो वस्तु जिसके द्वारा किसी भी चीज़ के पहलू को समझा जा सके या फिर उसको प्राप्त करने का जो अप्रोचेस है उन्हें जाना जा सके। तो यदि भारत में परिवर्तन एवं रूपांतरण के उपागम यानी अप्रोचेस की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन और रूपांतरण के जो उपागम है वो सभी जो वैज्ञानिक हैं, जो समाजशास्त्री, उन्होंने अपने अपने स्तर पर अलग अलग बताए हैं। तो इनमें ये प्रमुख है। पहला उद्कासी उपागम, संघर्ष उपागम, सांस्कृतिक उपागम, संरचनात्मक उपागम और एकीकृत उपागम। यदि उद्कासी उपागम की बात करें तो इस उपागम में एक लंबी श्रृंखला में छोटे छोटे परिवर्तन, सरल से जटिल और धीमी गति से होने वाला विकास आता है। यानी उद्कासी का मतलब क्या है, छोटे से परिवर्तन को सरल से जटिल और मंद गति से ये परिवर्तन होते हैं। तो प्रत्येक परिवर्तन व्यवस्था को थोड़ा सा बदलता है, लेकिन लंबे समय बाद परिवर्तन को एक समग्र प्रभाव प्रदान करता है। तो उत्काशी उपागम में विविध विद्वान ने अपने अपने अलग अलग उप पद्धतियाँ भी बताई है। जैसे किसी ने कहा कि एक रेखी होता है, तो किसी ने कहा सार्वभौमिक होता है, चक्री, तो किसी ने बहुरेखी। तो सब ने अलग अलग रूप इसके बताए हैं। तो एक रेखीय उपपत्ति विभिन्न चरणों में परिवर्तन की व्याख्या करती और मानती है कि प्रत्येक चरण पहले से अच्छा और ऊंचा है। इसी तरह सार्वभौमिक उपपत्ति चरणों में परिवर्तन में विश्वास नहीं करती, बल्कि ये सरल से जटिल परिवर्तन की ओर संकेत करती है। और दूसरी तरफ ये उपपत्ति बढ़ते हुए अंतर एवं एकीकरण को भी बताती है। यदि चक्रीय उपपत्ति की बात करें तो ये एक स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन को संकेत करती है और बहुरेखीय उपपत्ति पर्यावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया पर बल देती। तो उद्कासी उपागम के ये 4 स्टेप्स हैं जिनमें ये धीमी और मंद गति से यानी सरल से जटिल की ओर होता है। ये मतलब कि छोटे से सेक्टर में आपको दिखाई देगा पहले तो, लेकिन धीरे धीरे जाकर ये बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्ष उपागम यानी कॉन्फ्लिक्ट अप्रोचेस। तो मार्क्सवादी संघर्ष उपागम के अनुसार आर्थिक परिवर्तन सामाजिक समूह और सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच गहन संघर्ष जो होता है, संघर्षों के माध्यम से जो परिवर्तन होता है वो इन्हें जन्म देता है। कुछ सिद्धांतवादी ये कहते हैं कि वृहद अर्थ में संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तन का कारण होना चाहिए। यानी हम अगर संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो परिवर्तन भी ज़रूर से आएगा। तो इसके पीछे ये तर्क है कि यदि समाज में मत एक हो रहे हैं और यदि विविध खंडों में एकीकरण हो तो परिवर्तन के लिए बहुत कम दबाव रह जाता है। तो परिवर्तन समूह और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के विभिन्न भागों के बीच संघर्ष के फलस्वरूप भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपागम। तो इस उपागम में समाज के बदलते हुए सामाजिक तत्वों का विश्लेषण करके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है और इसी उपागम के अंतर्गत भी सांस्कृतिक पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है संरचनात्मक उपागम यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो ये उपागम सामाजिक संबंधों के जाल और सामाजिक संरचना में परिवर्तन का अध्ययन करता है, जैसे जाति, नातेदारी, फैक्ट्री, प्रशासनिक संरचना आदि। तो इन सामाजिक संरचना और संबंधों की तुलना अंततः सांस्कृतिक दृष्टि से तथा सांस्कृतिक दृष्टि पार कर भी होती है। नेक्स्ट है एकीकृत उपागम यानी इंटीग्रेट अप्रोचेस। तो
कोई भी उपागम भारत में सामाजिक परिवर्तन का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है। तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से संबंध विभिन्न विचारों को मिलाकर एक नए उपागम का विकास किया जाए, जिनको कुछ विद्वानों ने एकीकृत उपागम भी कहा। तो इस उपागम में समाजशास्त्रियों ने परिवर्तन की दिशा, एक रेखीय चक्रीय परिवर्तन का संदर्भ, संरचना के स्तर, ये सभी को कहा कि परिवर्तन से ये सभी कुछ रिलेटेड है और इन्हीं के आधार पर परिवर्तन भी होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो अप्रोचेस हैं वो भारत में सामाजिक परिवर्तन को दर्शाते हैं और बताते हैं कि मतलब सभी अप्रोचेस अपने अपने स्तर पर ये बताते हैं कि इन तरीकों से परिवर्तन हो रहा है समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हो रहे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की विवेचना कीजिए। यानी भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसकी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 में आया हुआ है। तो यदि भारत में सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो हमारे जो भी परिवर्तन है वो कब हुए, वो स्वतंत्रता के बाद हुए, क्योंकि अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो सरकार इस्टेब्लिश हुई और फिर उन सरकारों ने नीतियाँ बनाई, पॉलिसीज़ बनाई, संगठन बनाए, समितियाँ बनाई, हर सेक्टर में विकास जैसे जैसे हुआ तो इस तरह से भारत में परिवर्तन की गति क्या है वो तेज़ी से बढ़ने लगी। तो इसके मतलब कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह से परिवर्तन हुआ। अगर पारिवारिक जीवन में परिवर्तन, तो पारिवारिक जीवन में परिवर्तन से हमारा तात्पर्य यह है कि वर्तमान युग में परिवार के जो परंपरागत कार्य हैं उसमें परिवर्तन आ रहा है। यानी पहले क्या है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, किसान का बेटा किसान, तो ये परिवार क्या है, परंपरागत कार्य में बदलाव आ रहा है। और व्यक्ति के ऊपर से पारिवारिक नियंत्रण यानी कंट्रोल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि पहले घर के बड़े बुजुर्ग मुखिया जो फैसला करते थे वही होता था, लेकिन अब क्या है, अब सब बच्चे अपनी मर्जी की बात करते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें करवाना चाहते हैं, तो इस तरह से कंट्रोल भी ख़त्म हो रहा है। और जो परिवार के बड़े बूढ़ों के प्रति मन में श्रद्धा सम्मान की भावना जो होती है वो भी धीरे धीरे बच्चों के मन में कम हो रही है। जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो परिवार के बजाय स्कूल और कॉलेजों पर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये होता था पहले कि स्कूल और कॉलेज में बच्चे पढ़ने तो जाते थे लेकिन घर पे भी पढ़ाई करते थे, लेकिन अब क्या है, अब पूरा डिपेंड हो गए ट्यूशन्स पे और स्कूल्स पे। तो इस तरह से पहले क्या होता था कि हम लोग परिवार में खेल कूद के कहानी सुन के मनोरंजन करते थे, अब मनोरंजन का केंद्र क्या है, बाहर होने लगा है, बाहर में जो मेले लग रहे हैं या फिर कोई समितियाँ है, कोई पार्क है, तो इस प्रकार परिवर्तन के सेक्टर में भी परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा यानी पारिवारिक ढांचे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का विघटन। तो आज निरंतर संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। पहले कृषि युग में परिवार के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ता था और सभी सदस्य एक स्थान पर एक साथ मिलकर खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन आज औद्योगिकरण के कारण ये एकता खत्म हो गई है, क्योंकि इसके फलस्वरूप नौकरी का क्षेत्र अब सारे देश में फैल गया है और लोग अपना घर नौकरी की खोज में अलग अलग स्थानों में जाकर बसाने लगे। इससे क्या है, जो संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो खत्म हो गई और साथ ही औद्योगिकरण के कारण गाँव में गृह उद्योग भी नष्ट हो गए, तो इनमें जो लगे कारीगर हैं वो बेकार हो गए और नौकरी की खोज में गांव से शहर में आकर बस गए। इससे जो संयुक्त परिवार है वो ख़त्म हो गया है, यानी संयुक्त परिवार की व्यवस्था विघटित हो गई है। नेक्स्ट है जाति प्रथा में परिवर्तन। तो आधुनिक युग में जातिवाद की भावना धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। पहले जाति में जो खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते थे वे आज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, इस कारण जाति प्रथा संबंधी नियम भी खत्म हो रहा है। और साथ ही आधुनिक युग में शिक्षा के कारण लोगों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और साथ साथ असंख्य प्रकार के पेशे मतलब बढ़ रहे हैं। और इस तरह से जाति के कारण यानी उच्च वर्ग के लोग ये करेंगे, निच वर्ग के लोग ये करेंगे, निम्न वर्ग के लोग ये करेंगे, तो ये सब खत्म हो गया है। नेक्स्ट है बाल विवाह में परिवर्तन। तो बाल विवाह प्रत्येक समाज के लिए एक अभिशाप है। बाल विवाह नगरों की अपेक्षा गांव में ज़्यादा होता है, लेकिन आज नगर के साथ साथ ग्रामीण युवक भी बाल विवाह से संबंधित बुराई को समझने लगे, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस कारण ये प्रथा निरंतर घटती जा रही है और गांव के लोग की दृष्टि भी धीरे धीरे बदल रही है। विधवा पुनर्विवाह। आधुनिक समय में विधवा विवाह के संबंध में लोगों के दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहे हैं।
पहले क्या होता था, विधवा स्त्री समाज में अभागिन मानी जाती थी और इसी कारण उन्हें अनेक प्रकार के सामाजिक निर्योग्यताओं का शिकार और दुखद जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो इस स्थिति में देश की 3.16 करोड़ विधवाओं को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना दिया। इसके अतिरिक्त अपने नैतिक अधिकारों पर भी विवाह को उचित ठहराया जाता है और इसलिए आज काफ़ी संख्या में विधवा पुनर्विवाह हो रहे हैं। नेक्स्ट है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा एक विकट और विकराल समस्या यानी हमारे समाज का एक अभिशाप है। इसके कारण समाज में अनेक दुष्परिणाम उत्पन्न हो गए हैं। आज पढ़े लिखे शिक्षित लोग इस प्रथा को उचित नहीं मानते। आज दहेज प्रथा के प्रति उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहा है। सरकारी कानूनों ने इस दिशा में काफ़ी सहायता की है। इस प्रकार धीरे धीरे दहेज प्रथा के उन्मूलन की आशा भी की जा रही। नेक्स्ट है सामुदायिक जीवन का ह्रास। तो भारत की सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि अब निरंतर सामुदायिक भावना का ह्रास हो रहा है यानी घटते जा रहे हैं। आज औद्योगिकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप समूह के आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही। जैसे जैसे नगरों का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे व्यक्तिगत संबंध भी कम होते जा रहे हैं। लोग अपने कामकाज में बिजी रहते हैं। तो अवैयक्तिक संबंध का अर्थ घनिष्ठ संबंध या हम की भावना का भाव होता है। जब समुदाय में हम की भावना समाप्त हो जाएगी तो प्रत्येक समूह का व्यक्ति अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य में लग जाएगा। इस प्रकार सामुदायिक भावना खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। तो आज भारतीय सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन स्त्रियों की स्थिति में भी आया है। आज पहले की तरह स्त्री पुरुष की दासी ना होकर उसकी प्रिय यानी बेस्ट फ्रेंड हो गई है। तो वर्तमान समय में नौकरी के अवसर केवल पुरुष को ना होकर स्त्रियों को भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो स्त्रियां भी पढ़ लिख कर इस लायक हो गई हैं कि वे नौकरियां कर सके और हर क्षेत्र में अपने परिश्रम लहरा सके। तो इसका परिणाम ये हुआ कि स्त्रियां घर से बाहर काम करने लगी हैं और पैसा कमाती है। अब स्त्रियां आर्थिक और अन्य मामलों में परिवार पर निर्भर नहीं होती। उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पनपती है। स्वतंत्र होने की इच्छा ने पारिवारिक प्रतिबंधों से उनको विमुक्त कर दिया और पर्दा प्रथा भी कम हो गई और स्त्रियों में आत्मविश्वास का भी अवसर मिला है उन्हें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में सामाजिक परिवर्तन मतलब समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हुआ है, चाहे वो पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हो, संयुक्त परिवार का विघटन हो, जाति प्रथा में परिवर्तन हो, चाहे वो बाल विवाह परिवर्तन से रिलेटेड हो, विधवा विवाह हो, दहेज प्रथा हो या सामुदायिक जीवन का जो ह्रास हो रहा है या फिर स्त्रियों की स्थिति हो। सभी परिवर्तन अच्छे भी हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं। चीज़ें अच्छे वे में भी जा रही हैं, बुरे वे में भी जा रही है। तो क्या है, समाज यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसी तरह परिवर्तन भी दो तरह के हो रहे हैं। समाज में विघटन भी हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन भी हो रहा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाज में यानी भारतीय समाज को परिवर्तन ने बहुत ज़्यादा प्रभावित भी किया है और समाज के विकास में अपना योगदान भी दिया है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे आने वाली वीडियो में हम आर्थिक जीवन में परिवर्तन, महिलाओं की स्थिति, समाज में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।